भारत के छोटे से गांव करौती में आज भी जीवन उतना ही सरल और शांत था जितना कि पहले हुआ करता था। खेतों में लहराती फसलें, लोगों के चेहरे पर हमेशा रहने वाली सुंदर सी मुस्कान और गांव में चलती ठंडी हवाएं मन को मोह लेती थीं। इसी गांव में रहती थी शारदा, जिसकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम लक्ष्मी और मोहिनी था। दोनों बहनों में अक्सर ही विवाद हुआ करता था, कभी भी उनकी आपस में बनी नहीं रहती थी। वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करती रहती थीं। उनकी माँ शारदा उन्हें बहुत समझाती, लेकिन वो भी अब हार चुकी थी। मोहिनी, मैं जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर ले आई हूँ और मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इसीलिए अब तू खाना बना और जल्दी से जाकर झाड़ू लगा और फिर बर्तन धो देना। वाह, क्या बात है! खाना भी मैं बनाऊं, झाड़ू भी मैं लगाऊं और बर्तन भी मैं ही धोऊं, तो तू क्या करेगी? बस आराम। बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, तुझे पता नहीं है? मैं इतनी मेहनत से जंगल में से सूखी लकड़ियां चुन चुन कर लाई हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब बहुत ही छोटे छोटे काम है। एक दिन जंगल से लकड़ियां लाकर देख, तब तुझे पता चलेगा कि क्या हालत होती है। अच्छा, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुन ले कि तू बर्तन धोएगी और मैं झाड़ू लगा दूंगी, फिर काम जल्दी हो जाएगा। मैं भी खाना बनाते बनाते बहुत थक गई हूँ। मैंने बड़े से बड़े कामचोर देखे हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी बड़ी कामचोर हो। भला खाना बनाते बनाते कौन थक जाता है? खाना तो वैसे ही आराम से बनाना होता है, और तुम उसमें भी थक गई। अच्छा, अगर खाना बनाना इतना ही आसान है तो आज से तू ही खाना बनाना, फिर तुझे पता चलेगा कि खाना बनाना कितना कठिन है। थोड़ी सी भी भूल चूक होती है तो सभी खाने की थाली लेकर सुनाने लग जाते हैं। मुझे खाना बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सभी मेरे खाने की बहुत ही बुराई करते हैं। मैं इतने अच्छे से खाना बनाती हूँ, फिर भी किसी को मेरा खाना पसंद नहीं आता है। मैंने जब पिछली बार खाना बनाया था तो माँ ने मुझे कितनी डांट सुनाई थी, इसलिए मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, आ गया ना समझ में? खाना बनाने में भले ही मेहनत कम है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इसलिए अब जल्दी से झाड़ू लगा, मैं फिर बर्तन धो दूंगी। दोनों बहनों में इसी तरह काम को लेकर झगड़ा हो रहा था। तभी उनकी माँ शारदा वहां पर आ जाती है। तुम दोनों की उम्र अब शादी के लायक हो गई है, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली ही है। थोड़ा शर्म करो। आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि ये लोग इतने बड़े बड़े होकर भी अभी तक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम दोनों की इस लड़ाई झगड़े से मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। इस घर में तभी सुकून आएगा जब तुम में से किसी एक की शादी हो जाएगी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये लक्ष्मी की ही शादी आप कर दो। यही मुझे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। जब अपने ससुराल में काम करना पड़ेगा तो इसको समझ में आएगा कि मेहनत करना किसे कहते हैं। मैं भला क्यों शादी करूं? मुझसे बड़ी तो तुम हो, तो इसीलिए तुम्हारी शादी ही होनी चाहिए, जो इतनी कामचोर है कि सिर्फ खाना बनाने में ही थक जाती है। अब तुम दोनों बिल्कुल चुप कर जाओ, वरना एक एक कान के नीचे लगा दूंगी। मोहिनी, तुम चुपचाप जाओ और झाड़ू लगाओ, और लक्ष्मी, तुम खाना बनाकर बर्तन धोने चली जाओ। और अब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चुपचाप अपना काम करना। इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। अपनी माँ के कहने के मुताबिक मोहिनी घर में झाड़ू लगाने लग जाती है और लक्ष्मी घर के सारे बर्तन साफ करने लग जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन दोनों बहनों का आपसी मतभेद कम नहीं हुआ था। अरे गंगिया बहन, जरा किनारे हट जा। कुआं तो तू अकेले ही घेर ली। अरे रामदुलारी, तू तो इतनी पतली है कि समझ नहीं आता है कि साड़ी तूने पहनी है या साड़ी ने तुझको पहना है। कुछ खा पी भी लिया कर, नहीं तो इसके बाद कुपोषण वाली हालत हो जाएगी। सही कहा, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर गंगिया दीदी कुएं में गिर जाए तो कुएं का सारा पानी उछलकर बाहर आ जाएगा और फिर हमें पानी भरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे बहिनों, ये कुआं है या तौल तराजू? एक तरफ गंगेया बैठी तो दूसरी तरफ रामदुलारी। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन गंगेया दीदी का तराजू का पड़रा ही भारी होगा।
अरे फुलिया, तू हंस मत। तेरे पति को देखा था? 5 मिनट खेत में काम किया नहीं कि कुत्ते की तरह हांफने लग जाता है। कल तेरे पति को ऐसे काम चोरी करते देखा तो मुझे एक कहावत याद आ गई, काम करो दिन भर और आराम करो रात भर। अरे दीदी, तुम्हारे पति भी कौन से पहलवान हैं? गेहूं काटने भेजो तो 5 मिनट बाद कहें, गंगिया दाल रोटी ले आओ। कई सुनैना बहन, तेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी सासू माँ बहुत ही अत्याचारी और क्रूर है। मैंने सुना है कि वो तुमसे दिन भर काम करवाती है और रात भर तुमसे अपने पैर दबवाती रहती है। अरे सुनैना बहन, तुम अपनी सास को समझाओ। अगर इसी तरह रात भर वो तुमसे पैर दबवाती रही तो वो दादी नहीं बन पाएगी। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए वो सब पानी से अपना अपना मटका भरती हैं और पानी लेकर अपने घर की ओर निकल जाती हैं। अरे शारदा बहन, घर में हो या नहीं? जरा सुनती हो? मुझे एक कटोरी चावल दे दो जरा, मेरे घर चावल खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। लक्ष्मी, जरा एक कटोरी चावल लेकर आना। आओ ना रामदुलारी बहन, अंदर आ जाओ। और बताओ शारदा बहन, तुम्हारी बेटियां तो अब शादी के लायक हो गई हैं, तो उनकी शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ बहन, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सोचा है कि पहले बड़ी बेटी की शादी करूं, उसके बाद छोटी की शादी करूं। हाँ, लेकिन तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत ही संस्कारी है और छोटी बेटी में भी काफी गुण है, लेकिन वो बहुत ही लड़ाकू स्वभाव की है। जब देखो किसी न किसी से लड़ने लग जाती है। अरे, क्या ये चावल रामदुलारी चाची को चाहिए था? मुझे तो लगा कि कोई भिखारी आया है, इसलिए मैं ये छोटी वाली कटोरी में चावल लेकर आई हूँ। चुप कर जा लक्ष्मी, बड़ों से ऐसी बात करते हैं क्या? जा, बड़ी कटोरी में चावल लेकर आ। माफ करना रामदुलारी चाची, मैं आपको भिखारी समझ बैठी। वैसे आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी भिखारी से मिलती भी है। हंसते हुए लक्ष्मी बड़ी कटोरी में चावल लेने चली जाती है। कुछ भी कहो शारदा बहन, तुम्हारी छोटी बेटी बहुत ही नकचड़ी और बदतमीज है। बताओ, आज मुझे भिखारी ही बना दिया। अरे अरे रामदुलारी बहन, तुम बुरा मत मानो। तुम तो जानती ही हो, लक्ष्मी बचपन से ही थोड़ी उल्टी मिजाज की है। उसे बच्ची समझकर माफ कर दो। फिर लक्ष्मी बड़ी कटोरी में चावल ले आती है और रामदुलारी चाची को दे देती है। चावल लेकर रामदुलारी अपने घर चली जाती है। लक्ष्मी महारानी, सुबह के 6 बज चुके हैं, अब जल्दी से उठ जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाओ। अरे क्या हुआ? मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, लेकिन तूने मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया। कम से कम सपने में तो मुझे सुकून से जीने दे। सपना बाद में देखना, पहले जंगल से लकड़ियां लेकर आ जा। लकड़ियां खत्म हो गई हैं और खाना भी नहीं बना है। अगर खाना नहीं बना तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी और उसकी जिम्मेदार तू होगी। हाँ हाँ, हर चीज की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। आज तो मेरा दिन ऐसे ही मनहूस ही बीतेगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही तेरी शक्ल देख ली है। फिर लक्ष्मी लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। वो जंगल में चलते चलते मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज दिया। पता नहीं ये गरीबी इतना दुख क्यों देती है। काश ऐसा हो जाए कि मैं भी पैसे वाली बन जाऊं, फिर मुझे इतना दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इस तरह से अपनी किस्मत को दोष देते हुए लक्ष्मी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी एक पेड़ के नीचे उसे एक लड़का दिखाई देता है जो बेहोश पड़ा हुआ था। जब लक्ष्मी की नज़र उस लड़के पर जाती है तो वो उसके पास जाती है और उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करती है। अरे, लगता है ये लड़का किसी अमीर घराने से है। इसकी पोशाक और इसके कपड़े बहुत ही महंगे लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? मैं पास के तालाब से थोड़ा सा पानी लाकर इसको जगाने की कोशिश करती हूँ। फिर लक्ष्मी तालाब की ओर जाती है और एक बड़े पत्ते में थोड़ा सा पानी लाकर उस लड़के के मुंह पर छिड़कती है, जिससे कि वो लड़का बेहोशी से जाग जाता है। अरे, ये मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मुझे किसी भूत ने खा लिया है? अरे अरे, तुम डरो मत।
तुम अभी जिंदा हो और मेरे सामने हो। तुम पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक जरूरी काम से दूसरे गांव गया था। वो यहाँ से 80 मील दूर है। मैं जब अपने घर की ओर आने के लिए निकला तो शाम हो गई थी। तभी मेरे घोड़े ने किसी सांप को देख लिया और वो बेकाबू हो गया और वो मुझे इस जंगल में लेकर आ गया। मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तभी मुझे भूत की आवाज सुनाई दी और मैं डर के मारे बेहोश हो गया। बेहोश ही हुए हो या फिर कुछ गिला पिला भी कर दिया है? गिला पिला? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। अरे अरे कुछ नहीं। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, और वो भी अकेली? मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं इस जंगल में हर दिन लकड़ी लेने के लिए आती हूँ, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। और वैसे भी गरीब से तो डर भी डर जाता है। तुम्हारी बातें तो बहुत ही मीठी और गोलमटोल होती हैं। सच कहूं तो तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस यूं लग रहा है कि इसी तरह तुमसे दिन भर बातें करते रहूं। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो फिर से भूत दिख गया तो बेहोश हो जाओगे। दोनों हंसते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आरव अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसका दिल तो उस जंगल में लक्ष्मी के पास रह गया था। वो अगले दिन उसी जंगल में लक्ष्मी का इंतजार करता है। अरे, क्या आज तुम फिर से रास्ता भूल गए हो जो इस जंगल में बैठे हो? नहीं लक्ष्मी, मैं सिर्फ तुमसे बातें करने के लिए यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ। देखो, मैं गांव की एक गरीब माँ की बेटी हूँ, तो जो सपने तुम सजा रहे हो वो सच नहीं हो सकते हैं। इसलिए तुम यहीं से वापस चले जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही समझदार हो। मेरे कुछ बोले बिना ही तुम सब कुछ समझ गई। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। देखो, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पहली नजर में देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने सोचा था कि ये बात तुम्हें कुछ दिनों बाद बताऊंगा, लेकिन तुम तो बहुत पहले ही सब कुछ समझ गई। इसलिए मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अगर तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाऊं, तो तुम्हारे माता पिता कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वे बहुत ही अमीर हैं और मेरी माँ बहुत ही गरीब है। इसलिए ये सपने देखना सही नहीं है। मेरे माता पिता को मनाने की बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूंगा। और कल ही तुम्हारे गांव अपने माता पिता को लेकर आऊंगा रिश्ते की बात करने के लिए। इतना सुनकर लक्ष्मी शर्माते हुए वहां से चली जाती है और आरव अपने माता पिता को इस शादी के लिए मनाने लग जाता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि वो लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। वो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन बेटा, शादी विवाह में इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं। तुम एक बार और अच्छे से सोच लो। तुम हमारी इकलौती संतान हो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दुख या तकलीफ आए। पिताजी, लक्ष्मी बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगा। भले ही वो गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ है। आप कृपा करके शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो कल हम उस लड़की को देखने के लिए चलेंगे। अगर हमें लड़की पसंद नहीं आई तो हम तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। आरव अपने माता पिता की बात मान जाता है। दूसरी ओर लक्ष्मी ये सोचकर बहुत ही खुश थी कि अब उसकी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। अब रात भर तारे गिनते ही रहेगी क्या? चल, अब सो जा। अगर आरव अपने माता पिता को लेकर आ गया तो तेरी शादी पक्की हो जाएगी। माँ ने भी अब तो हाँ कर दी है, फिर तुझे किस बात की चिंता हो रही है? सच बताऊं तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अब मैं इस गरीबी के जाल से बाहर निकल जाऊंगी। बस मैं ये सोच रही हूँ कि आरव के माता पिता मुझे देखकर शादी के लिए हाँ कर दे। तो उसकी चिंता मत कर, वे तुझे देखकर हाँ ही करेंगे। हाँ, इतना भरोसा तो मुझे खुद पर ही है, क्योंकि मैं सुंदर भी हूँ और मेरी बातें भी बहुत ही अच्छी हैं। इसलिए तो आरव एक बार में ही मेरी बातों को सुनकर मुझे पसंद कर लिया।
हाँ हाँ, बस कर। अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सही नहीं है। चल, अब सो जा। बाकी क्या होता है वो तो कल ही पता चलेगा। हाँ, बस आरव के माता पिता मुझे देखकर शादी के लिए मान जाए। फिर मैं भी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनूंगी, सोने के गहने पहनूंगी और शान और शौकत से रहूंगी। इतना बोलकर लक्ष्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मोहिनी अपनी बहन की बातों को सुनकर थोड़ा चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी बातों में अब घमंड और लालच साफ छलक रहा था। अगले दिन आरव अपने माता पिता को लेकर लक्ष्मी के घर आता है। आइए आइए भाई साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। फिर शारदा अपनी बेटी लक्ष्मी को बुलाती है। लक्ष्मी सुंदर सी लाल साड़ी पहने हुए बाहर आती है। जैसे ही आरव के पिता की नजर लक्ष्मी पर पड़ती है तो वो उसे एक नजर में ही पसंद कर लेते हैं। वाह बेटा, तुम्हारी पसंद को तो सलाम है। मुझे लक्ष्मी बहुत ही पसंद आई। यही हमारे घर की बहू बनेगी। बहन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का समझिए। अब जल्द ही इनकी शादी की तारीख तय कीजिए। इस तरह कुछ ही दिन बाद आरव और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। अब घर में सिर्फ मोहिनी और उसकी माँ बची थीं। अब घर की सारी जिम्मेदारी मोहिनी पर आ गई थी, क्योंकि माँ बूढ़ी थी और उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता था। एक दिन जब मोहिनी जंगल से लकड़ी लेकर आती है तो अपनी माँ को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। वो जल्दी से अपनी माँ को उठाकर किसी तरह पलंग पर लेटा देती है और दौड़कर डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर शारदा का चेकअप करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उसे एक गंभीर बीमारी है। बेटी मोहिनी, तुम्हारी माँ को एक गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करना होगा, वरना ये बीमारी लाइलाज हो जाएगी। हाँ हाँ डॉक्टर चाचा, मैं तो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हारी माँ को एक गंभीर बीमारी है। इसका इलाज गांव में नहीं हो पाएगा। इसके लिए तुम्हें अपनी माँ को शहर के अस्पताल में ले जाना होगा और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा आएगा। खर्चा बहुत ज्यादा आएगा? लेकिन कितना डॉक्टर साहब, आप कुछ अंदाजा बताइए। मेरे अंदाजे से तो लगभग 50,000 रुपए का खर्च आएगा। तब जाकर तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ होगी। अगर तुमने 3 महीने के भीतर अपनी माँ का इलाज नहीं करवाया तो उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ का इलाज करवा लो। 50,000 रुपए? ये तो बहुत ही ज्यादा है डॉक्टर साहब। मेरे पास तो अभी सिर्फ 1-1.5 रुपए ही होंगे। मैं इतने सारे पैसों का बंदोबस्त भला कैसे करूंगी? देखो बेटी, तुम्हारी माँ को बचाने का यही एक अंतिम रास्ता है। अगर तुम 50,000 रुपए का इंतजाम कर पाओ तो तुम्हारी माँ बच जाएगी, वरना फिर सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अब मैं चलता हूँ। तुम अपनी माँ को समय समय पर दवाई देती रहना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चल जाता है और मोहिनी अपनी माँ के पास बैठकर पैसों का इंतजाम करने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। तभी उसे अपनी छोटी बहन लक्ष्मी की याद आती है। अरे हाँ, लक्ष्मी की शादी तो बहुत ही अमीर घराने में हुई है, तो मैं उससे ही 50,000 रुपए मांग लेती हूँ और धीरे धीरे उसको लौटा दूंगी। अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। मैं जल्दी से लक्ष्मी के घर चलती हूँ। लक्ष्मी का गांव दूसरे कस्बे में था। मोहिनी जल्दी जल्दी लक्ष्मी के घर की ओर चली जाती है। कुछ देर की थकान भरी यात्रा करने के बाद वो लक्ष्मी के घर पहुंच जाती है और लक्ष्मी का गेट खटखटाती है। अरे मोहिनी, तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। बताओ मोहिनी, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? और तुम इतनी चिंता में क्यों हो? क्या कोई बात हो गई है क्या? हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही समझा। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें एक बीमारी हो गई है, जिसके इलाज के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। डॉक्टर ने कहा है अगर हमने अपनी माँ का इलाज शहर के अच्छे हॉस्पिटल से नहीं कराया तो माँ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ही चिंता में हूँ। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम इसमें भला क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास 50,000 रुपए भला कहाँ से आ पाएंगे? हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पास 50,000 रुपए नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ।
और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास 50,000 रुपए आसानी से हो जाएंगे, इसलिए तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मोहिनी की बात सुनकर लक्ष्मी मन ही मन सोचने लग जाती है। मेरे पास 50,000 रुपए तो हैं, लेकिन मैंने अगर दे दिया तो माँ बच जाएगी। लेकिन ये मोहिनी मेरे 50,000 रुपए कभी नहीं लौटा पाएगी, और इतने सारे पैसे अगर माँ को बचाने के लिए लगाने से अच्छा है कि अब उन्हें बीमार ही रहने दिया जाए, क्योंकि वैसे भी अब उनकी उम्र हो गई है। आज नहीं मरेंगी तो 2-4 साल बाद मर जाएंगी। मैं मोहिनी को पैसे के लिए मना कर देती हूँ। मोहिनी, मैं सच बताऊँ तो मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है। अभी आरव का भी व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा है, इसलिए हमारे घर में भी पैसों की बड़ी किल्लत है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर देना। लक्ष्मी, अगर तुम्हें पैसा नहीं देना है तो तुम मुझे साफ साफ भी बोल सकती हो, कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुमसे उम्मीद लगाकर आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पर भी पैसों का नशा चढ़ गया है। इतना कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है। निराश मन से मोहिनी चली जा रही थी, तभी मौसम ने अपना रुख बदल लिया और बारिश जैसा मौसम होने लग गया। काफी थक जाने के कारण मोहिनी एक पत्थर के ऊपर बैठकर आराम करने लग जाती है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मुझे कुछ खरीद कर खा लेना चाहिए, वरना अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। मोहिनी को बहुत तेज भूख लगी थी। तभी उसकी नज़र एक ठेले पर जाती है जो आलू के गरम गरम पकौड़े बेच रहा था, और उस पर काफी भीड़ लगी हुई थी। अरे वाह, चलो अच्छा है, कम से कम कुछ पकौड़े खा लूंगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी। इतना कहकर मोहिनी पकौड़े खाने के लिए चली जाती है। वो पकौड़े लेती है और एक निवाला मुंह में डालती है तो उसे वो पकौड़े बहुत ही बेकार लगते हैं। अरे भाई, आज तो ये बंसी ने कल से भी ज्यादा खराब पकौड़े बनाए हैं। मुझे तो पकौड़े खाने का बहुत ही शौक है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, वरना ऐसे पकौड़े कभी ना खाऊं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और मेरी पत्नी को भी पकोड़े बहुत पसंद हैं। और तो और पकोड़े की कोई दूसरी दुकान भी नहीं है, वरना हम इसकी दुकान पर कभी पकोड़े नहीं खाते। क्या कर सकते हैं भाई, खा लो ये पकोड़े। थोड़े सस्ते दे देता है, लेकिन स्वाद तो नहीं रहता है, ये बिल्कुल सच है। हाँ भाई, और तो और ये इतने बेकार पकौड़े बनाता है, फिर भी इसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती है। इसकी आमदनी बहुत ही अच्छी होती है। दोनों आदमी इस तरह बात कर रहे थे और मोहिनी उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी उसे एक पैसे कमाने की जोरदार योजना आ जाती है। घर जाकर मोहिनी भी पकौड़े बनाने और उन्हें बेचने की सोचने लग जाती है। वो आदमी बेकार पकौड़े बनाता है, फिर भी सभी उसके पकौड़े खाते हैं। मैं तो पकौड़े बहुत ही अच्छे बनाती हूँ, और तो और मैं सिर्फ आलू के ही नहीं बल्कि अलग अलग सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचूंगी। फिर सभी को मेरे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और मेरी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। अगर सब कुछ ठीक चला तो मैं अपनी माँ का इलाज भी जल्द से जल्द करवा पाऊंगी। मेरे पास जो थोड़े पैसे रखे हैं उन्हें लगाकर मैं एक छोटी सी ठेली खोल लेती हूँ। अब बस यही अंतिम रास्ता है। अगले दिन की सुबह मोहिनी जैसे तैसे एक ठेली का इंतजाम करती है और गांव के खाली जगह पर अपनी ठेली लगा लेती है और वहां गर्मा गर्म पकोड़े बेचने लग जाती है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, कभी भी बरसात हो सकती थी। मौसम बहुत ही सुहाना था। मोहिनी के पकोड़े की सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। एक आदमी मोहिनी के पकोड़े खाने आता है। मोहिनी उसे पकोड़े देती है। पकोड़े खाकर आदमी को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। वाह बेटी, तुम्हारे पकोड़े तो लाजवाब हैं, खाते ही मज़ा आ गया। उस बंसी के पकोड़े तो बहुत ही खराब हैं। अब मैं हमेशा तुम्हारी दुकान से ही पकोड़े खाया करूँगा। 20 रुपए के पकोड़े मेरे घर के लिए भी दे दो। इसी तरह एक एक करके सभी मोहिनी के पकोड़े खाने लगते हैं, और क्योंकि मोहिनी अलग अलग सब्जियों के पकोड़े बनाकर बेच रही थी, इसीलिए सभी को वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और उसकी एक दिन की कमाई 1000 रुपए हो जाती है। दूसरी ओर अब बंसी के पकोड़े कोई नहीं खाता है। अरे बंसी भाई, ये क्या बना रखा है? पकोड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे रबड़ खा रहे हों। अरे महेशवा, का कही दिया,
ई पकोड़वा तो ऐसन लागत है जैसे 2 दिन पुरान आटा मिक्स करी दीहिन। तेलवा में तो ऐसन बास आवत है जैसे गैया के खुर धोनी जात हो। सही कहा, तेल तो पूरा काला पड़ चुका है। इसमें तो कम से कम 10 बार पकोड़े तले होंगे। अरे तेलवा, इता घिया की जगैया में रुइया जैसन काला भई गवा और पकौड़ा खात खात दाढ़ मन फंस जात है। मने ऐसन लागत है जैसे कोनो पत्थर की कचौड़ी खा रही हुई। उफ, और ये आलू के टुकड़े देखो, आधे कच्चे हैं। लगता है दुकान वाले ने आलू बिना धोए ही काटकर घोल में डाल दिए। हाय, अलुआ तो ऐसन हउवन जैसे खेत से खोण के सीधा कड़ाही में डाल दीहिन। धोवन नहुवन तक का चीज होई। भाई यही दिक्कत है इन ठेलों पर। सस्ता बेचने के चक्कर में लोग साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखते। अरे महेशवा, तू ठीक कहा था हुआ। का गरीब का अमीर सबका पेट ता एके हौ। जदि पेटवा बिगड़ी गवा त दिन रात सब चौपट। बिल्कुल सही। और ये देखो, मिर्ची के पकौड़े भी आधे जले हुए हैं और आधे कच्चे। ई पकोड़ा ना महेशवा आधा नरकवा से आवत है और आधा सरगवा से। एक आटो तो ऐसा लागत है जैसे कोनो कचरा चबावत हो। दूसर काटो तो जैसे कच्चा मिर्चवा चबाई दिया। सही कहा। अरे भाई, अगर ऐसे ही खाना पड़ा तो कल अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे तब तो हम कही थे कि सस्ता देख के खरीदब तो पेटवा भर के जगह बीमारी भरी जाइब। सच है। अच्छा, अब आगे से हम दोनों तय करेंगे कि जहां साफ सफाई ना दिखे वहां से कुछ नहीं खाएंगे। हाँ हो। और देख, उ ठेला पर लोगन का भीड़ लगल हवन। हमार गांव में तो कहावत है, भीड़ देख के माल न खरीदिया, स्वाद देख के खईब। माँ देखो, आज पूरे 1500 रुपए की कमाई हुई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तुम्हारा इलाज जल्द से जल्द करवा दूंगी। हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू बस इसी तरह ईमानदारी से पकौड़े की दुकान लगाती रहे। मैं तो कोई मदद कर नहीं सकती, वरना मैं भी काम में तेरा हाथ बटा देती। कोई बात नहीं माँ, आप सिर्फ आराम करो। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसी तरह से अब हर दिन मोहिनी पकौड़े की दुकान लगाती और अलग अलग सब्जियों के पकौड़े बेचती। सभी गांव वालों को उसके पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे उसके पकौड़े की ख्याति दूसरे गांव तक भी फैलने लग गई और उसकी दुकान पर भारी भीड़ होने लग जाती है। अब वो अपने और आसपास के सभी गांव में मोहिनी पकौड़े वाली के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। मोहिनी ने अब 50,000 रुपये इकट्ठा कर लिए थे और उसने अपनी माँ का इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाया, जिससे कि उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे ये बात लक्ष्मी के कानों तक पहुंच जाती है। अरे लक्ष्मी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन ने पकौड़े की दुकान लगाई है और वो अलग अलग सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचती है और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। नहीं, मुझे ये बात पता नहीं थी। और वैसे भी अगर पकौड़े बेच रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात ये है कि उसके पकौड़े की दुकान बहुत अच्छी चलती है और वो दूर दूर के गांव में मोहिनी पकौड़े वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। उसकी एक दिन की कमाई 4 से 5,000 रुपए हो जाती है। मोहिनी की कमाई का सुनकर लक्ष्मी की आंखें चमक जाती हैं। वो मोहिनी की कमाई से जलने लग जाती है और उसे पीछे हटाने का सोचने लग जाती है। अगर ये मोहिनी इसी तरह पैसे कमाती रही तो एक दिन ये मुझसे भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं आज ही अपने मायके जाती हूँ और कुछ करती हूँ। फिर लक्ष्मी अपने मायके चली जाती है। वहाँ पर मोहिनी और शारदा लक्ष्मी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मोहिनी, मुझे माफ़ कर देना। माँ के इलाज के लिए मेरे पास सच में पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ भी बोल सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। अरे नहीं नहीं बहन, तुम मुझसे कैसी बातें कर रही है। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब देखो, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। अब कोई चिंता नहीं है। अब तो तुम भी आ गई हो, हम खुशी खुशी रहेंगे। अगले दिन जब मोहिनी रसोई में पकोड़े के लिए बेसन घोल रही थी,
तभी लक्ष्मी चुपके से उसमें पेट दर्द की दवा मिला देती है। ठेले पर सब कुछ सामान तैयार करके जब मोहिनी पकौड़े बेचने के लिए जाती है तो हर दिन की तरह सभी उसके पकौड़े बड़े चाव से खाते हैं। पकौड़े खाते ही सभी के पेट में दर्द होने लग जाता है। अरे मोहिनी, आज तुमने पकोड़े में क्या मिला दिया है? खाते ही मेरे पेट में दर्द होने लगा है। तुमने बिल्कुल सही कहा चुन्नू भाई, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। पता नहीं आज मोहिनी ने पकौड़े में क्या मिला दिया है। एक एक करके सभी पेट दर्द की शिकायत करने लग जाते हैं। ये देख मोहिनी को कुछ समझ में नहीं आता है। आप सभी मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। हो सकता है कि बेसन पुराना हो या फिर तेल में कोई दिक्कत हो। आप आज के पकोड़े के पैसे मत दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ये गलती नहीं होगी। मोहिनी की ईमानदारी और उसके बातों को सुनकर सभी मोहिनी को माफ कर देते हैं। अगले दिन भी लक्ष्मी चुपके से बेसन में पेट दर्द की दवा मिला देती है। दूसरे दिन भी जब सभी पकौड़े खाते हैं तो वे पेट दर्द की शिकायत करने लग जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे मोहिनी के पास ग्राहकों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। ये देख मोहिनी चिंता में पड़ जाती है। मैं तो पकोड़े बिल्कुल पहले की तरह ही बनाती हूँ, लेकिन ये पकोड़ों में भला ऐसा क्या हो जा रहा है जिससे कि सभी को खाते ही पेट में दर्द होने लग जाता है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मी का इसमें हाथ हो? मुझे कल लक्ष्मी पर नजर रखनी होगी, तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन मोहिनी चुपके से लक्ष्मी पर नजर रखती है। लक्ष्मी जब पेट दर्द की दवा बेसन में मिला रही थी तभी मोहिनी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। सामने मोहिनी को देखकर लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं। लक्ष्मी, मुझे पता था कि तुम मुझसे हमेशा से जलती हो, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने मेरी दुकान बंद करवाने के लिए बेसन में पेट दर्द की दवा मिलाई? नहीं नहीं मोहिनी, ये तो स्वाद बढ़ाने वाली दवा है। लगता है कि तुमने मुझे बिल्कुल पागल समझ रखा है। अब तुम सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लक्ष्मी डर के मारे सारी बातें मोहिनी को बताने लग जाती है। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी अच्छी कमाई और प्रसिद्धि सुनी तो मैं तुमसे जलने लग गई और मैंने तुम्हारी दुकान बंद करवाने के लिए बेसन में पेट दर्द की दवा मिला दी। अरे लक्ष्मी, तेरी सोच कितनी गंदी है। मुझे शर्म आ रही है ये बोलने में कि तू मेरी बेटी है। अब तू चुपचाप यहाँ से अपने ससुराल चले जा। शर्मिंदा होकर लक्ष्मी अपने ससुराल चली जाती है और फिर मोहिनी अपने पकौड़े की दुकान लगाने लग जाती है और धीरे धीरे फिर से उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लग जाती है। हराम की रोटी कभी पेट नहीं भर सकती। मेहनत की कमाई चाहे कम हो, पर वो ही सच्चा सुख देती है। जलन और लालच से केवल रिश्ते ही नहीं बल्कि जिंदगी भी बिगड़ जाती है। इसलिए सदा ईमानदारी से जियो।